नेपाल से 40 यात्रियों को लेकर जा रही एक भारतीय बस के नदी में गिरने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल गई एक भारतीय बस शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गई। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। रास्ते में बस तनहून के अबू खैरनी के पास मार्सियांगडी नदी में गिर गई। तनहून के एसपी वीरेंद्र शाही ने बताया कि मार्सियांगडी अबू खैरनी ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 स्थित एन पहरा के पास बस नदी में गिर गई। स्थानीय पुलिस कार्यालय के निरीक्षक अबू खैरनी मौके पर पहुंच गए हैं। सेना और सशस्त्र बलों को सूचित कर दिया गया है। बस का नंबर UP FT 7623 बताया जा रहा है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों को अब पेंशन मिलनी शुरू हो गई है और उन्होंने केंद्र के भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पिछले 5 महीने से इसे रोकने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन बहाल हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 5 महीनों में इस पेंशन को बंद कर दिया था। कल तक 90,000 बुजुर्गों के खाते में पेंशन की राशि जमा हो गई थी। शेष 10,000 पेंशन आज जमा हो जाएगी। लाख बुजुर्गों को ऐसी पेंशन मिलती है जिसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से आता है और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। पिछले 5 महीने से इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जिन पेंशनों का हिस्सा केंद्र सरकार देती है उन पेंशनों को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने रोक रखा था। दिल्ली के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास इस बुजुर्ग पेंशन के अलावा, इस वृद्धावस्था पेंशन के अलावा कोई भी आर्थिक साधन नहीं है। उनके पास अपनी देखरेख के लिए, उनके पास अपनी दवाइयों के लिए, उनके पास अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पास अक्सर ये बुजुर्ग आते थे। कभी हमारे घर में आते थे, कभी मेरे ऑफिस में आते थे। ये बुजुर्ग हमारे अलग अलग विधायकों के पास जाते थे। दिल्ली के ये 1 लाख बुजुर्ग पिछले 5 महीने से बहुत परेशान थे। इनको लग रहा था कि इनकी देखरेख करने वाला इनका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है और इसी वजह से उनकी पेंशन रुक गई है और इसी वजह से उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन दिलवाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली के इन 1 लाख बुजुर्गों को बताना चाहती हूं कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उनको दिन रात दिल्ली के बुजुर्गों की, जिनको वो अपना माता पिता मानते हैं, उनकी चिंता रही है। पिछले कुछ महीनों में मैं जब भी उनसे मिलने गई हूं तो उन्होंने एक चीज हर बार पूछी है कि बुजुर्गों की पेंशन आई कि नहीं आई। उन्होंने हर बार चिंता जताई है कि उनके माता पिता, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के 1 लाख बुजुर्ग परेशान हैं और उनकी पेंशन नहीं आ रही है। लेकिन आप बुजुर्गों के इस प्यार का, बुजुर्गों के इस आशीर्वाद का चमत्कार देखिए कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने जेल में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर इन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन दिलवाई है। मैं इन 1 लाख बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूं कि जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुक गई थी, वो 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन अब आना शुरू हो गई है। कल से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को 1 लाख बुजुर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कल तक तकरीबन 1 लाख में से 90,000 पेंशन्स का ट्रांसफर हो चुका है। तो आज से
अगर बुजुर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा। तो जो भी उनके खर्चे हैं जो वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे, अब वो अपने बैंक से पैसे निकाल के वो खर्चा कर सकते हैं। जो बचे हुए 10,000 पेंशनर्स हैं, 90,000 की कल शाम तक क्रेडिट हो गई थी। जो बाकी 10,000 पेंशन्स बची हुई हैं वो आज दिन में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा विधायक दल के साथ बैठक की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो हमारा सामान्य बजट था वो बजट ठीक प्रकार से धरातल पर उतरा है। बजट में गरीब की चिंता की गई है, युवाओं के कौशल के लिए और किसान के प्रमुखता को रखा गया है। बजट में केंद्र की योजनाओं को अधिक से अधिक लेने का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर भाजपा नेता सीता सोरेन ने कहा कि पूरे झारखंड के युवाओं और सभी समुदायों में आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि यह सरकार इस राज्य में विफल है। आज युवाओं की आक्रोश रैली है, लेकिन युवाओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। सरकार युवाओं की मंशा क्यों नहीं सुनना चाहती है? उन्होंने जो भी वादे किए थे चुनाव के समय वो पूरे नहीं हुए। जब चुनाव आएगा तो झारखंड की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आक्रोश रैली है, युवाओं की आक्रोश रैली है और पूरे झारखंड के युवा आक्रोश है। युवा ही नहीं, पूरे सभी समुदाय, जितने महिलाएं भी आक्रोश है, बुजुर्ग भी आक्रोश है, क्योंकि सरकार की जो रवैया है 4.5 साल पूरा कर लिए हैं, अभी तक विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। विकास किन का हो रहा है? विकास सिर्फ अपने का हो रहा है, मंत्रियों का हो रहा है। देख ही रहे हैं आप, जेल में मंत्री लोग हैं अभी भी। और ये सरकार से कुछ होने जाने को नहीं है। ये सरकार पूरे तरह से विफल है इस राज्य में। और आज जो युवाओं का रैली है, आक्रोश रैली है, पूरे चारों तरफ से रोका जा रहा है। युवाओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। जहां पर हमारा कार्यस्थल है वहां। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला गया। भारी पुलिस बल के साथ अपराधियों को बाजार में पैदल घुमाया गया। सदर जावेद सहित 19 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा। वहीं हाजी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई। बता दें कि बीते रोज छतरपुर के कोतवाली में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा की गई पत्थरबाजी की घटना में घायल हुए टीआई और आरक्षकों के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरे मामले में लगभग 56 लोगों पर नामजद और 75 अन्य पर शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और जिला प्रशासन की टीम द्वारा इस मामले के मुख्य कर्ताधर्ता पूर्व सदर हाजी शहजाद अली के आलिशान मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है। यह आलिशान मकान 8,000 स्क्वायर फीट में निर्मित था, जिसे जमींदोज करने के लिए 3 पोकलेन मशीन को मौके पर बुलाया गया और तोड़ने की कार्रवाई की गई। लगभग 5 घंटे चले इस ऑपरेशन में मकान के अंदर खड़ी 3 लग्जरी कार भी टूटकर चकनाचूर हो गई। मौके पर पहुंचे सागर आईजी प्रमोद वर्मा और सागर कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को चिन्हित करते हुए जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है और सभी आरोपियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर छतरपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई से उपद्रवी और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। कल जो यहाँ कोतवाली में उपद्रव हो रहा है एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, उसमें तत्काल पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। लोकल पुलिस डीआईजी साहब के नेतृत्व में एसपी और लोकल पुलिस ने बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनको तितर-बितर किया और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस कायम किया गया है, जिसमें बलवे की धाराएं हैं, जानलेवा हमले की धाराएं हैं और भी अन्य मुख्य धाराएं हैं। और पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए लगभग आप लोगों को ज्ञात भी होगा 50 से अधिक उपद्रवियों को पूछताछ के लिए थाने में हाजिर किया है और उसमें से लगभग 20
के लगभग को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। कल जो है अपने जो अवैध जो निर्माण था उसका जो है अतिक्रमण मतलब ये बनाया गया था, जो अवैध रूप से बनाया गया था, तो उसमें उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और कितने अभी आगे कार्रवाई होगी क्या? अभी जांच प्रचलन में है और जैसे जांच में पाया जाएगा और भी इस प्रकार की मकान या दुकान जो भी पाए जाएगा। सर कोई निर्देश दिए? अगली खबर अयोध्या से है, जहां बहराइच शहर की रहने वाली मरियम का निकाह अयोध्या शहर में हुआ था। निकाह के बाद वह ससुराल आई, अयोध्या शहर घूमा तो उसे अयोध्या बहुत खूबसूरत लगा। घर लौटी तो उसने पति के सामने अयोध्या की सुंदरता और इसके लिए सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ कर दी। यह सुनकर पति आग बबूला हो उठा। वहीं आरोप है कि पति ने मरियम की पिटाई कर गर्म दाल उस पर गिरा दी। इससे उसका चेहरा जल गया, फिर मायके भेज दिया। कुछ दिन बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गई। मरियम फिर ससुराल वापस आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद पति ने उसको 3 तलाक दे दिया। अब रिश्तेदार हलाला का दबाव बना रहे हैं, साथ ही हत्या की भी धमकी दे रहे हैं। इस केस में पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित संतुष्ट नहीं है, तो उसने अब सीएम पोर्टल पर शिकायत कर सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि मरियम के पिता का नाम मोहम्मद शरीफ है, जो बहराइच में मोहल्ला सराय थाना जरवल रोड के रहने वाले हैं। 13 सितंबर 2023 को अयोध्या के रहने वाले अरशद से निकाह हुआ था। दोनों पक्ष की रजामंदी और हैसियत से ज़्यादा खर्च कर पिता ने निकाह कराया था। मरियम का कहना है कि निकाह के बाद शौहर के साथ अयोध्या धाम की सड़कें, लता चौक की खूबसूरती और तमाम सारे विकास कामों को देखा तो बहुत अच्छा लगा। इस पर उसने मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की। इस पर मरियम का शौहर आग बबूला हो गया और मायके भेज दिया, फिर फ़ोन पर आने से मना कर दिया, जिसके बाद मरियम ने पोर्टल पर शिकायत कर सुरक्षा की मांग की है। कस्बा जिला बहराइच के रहने वाले हैं और हमारी शादी यहाँ फैजाबाद से हुई है और हम फैजाबाद अयोध्या घूम रहे थे। घूमने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। हम गांव के थे, इस वजह से जब शहर में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से हम अपनी योगी जी की, मोदी जी की तारीफ़ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ़ सुने और वह बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। फिर उसके बाद जब हम वापस लौटे तो लोगों ने हमारा समझौता करवाया और हमारा सुलह करवा दिया। उसके बाद हमें फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा और गला भी दबा दिया। जब हम गला दबा दिया, जब हम बेहोश हो गए तो एकदम खौलती हुई दाल लाकर चेहरे पे डाल दिए और फिर हम उठकर भागे अपनी जान बचाकर। जब हम बाहर भागे तो लोगों से मदद मांगी, लोगों ने हमारी मदद की। उसके बाद हमारे घर पे फ़ोन किया गया। इसके बाद हम यहाँ अयोध्या और बहराइच के चक्कर काट रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। और क्या योगी जी की तारीफ कर दिया, क्या हमने गुनाह कर दिया? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतना सब कुछ किया है हम लोगों के लिए। इस वजह से हम योगी जी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उधर रायबरेली के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मिलीभगत से दवा माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। दवा माफियाओं के गुर्गों के द्वारा इमरजेंसी में इलाज कराने आए गरीब मरीजों को बाहर से महंगे इंजेक्शन लिखे जा रहे हैं। इमरजेंसी में तैनात दवा माफिया के गुर्गे के द्वारा लिखी गई बाहरी दवाओं की पर्ची वायरल हो रही है। वहीं पीड़ित तीमारदार ने अपनी आपबीती सुनाई। आरोप है कि ड्यूटी में तैनात इमरजेंसी ऑफिसर दवा माफियाओं को सह देते हैं। मामला शहर कोतवाली के राणा बेनी माधव जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी का है। 735 के कौन लिखे से है? अंदर से लिखे। कहाँ, कौन मेडिकल स्टोर कहाँ रहा? कहाँ से लाए हो? आज से होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया। पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी रोडवेज बसों और ट्रेनों से रायबरेली पहुंचे, जिसके बाद लोकल साधन से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे से अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया था। रायबरेली में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 42,900 अभ्यर्थी भाग लेंगे। 11 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा की निगरानी के लिए CCTV लगाए गए हैं।
परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स रेलवे और बस स्टैंड पर लगी है। परीक्षा की सुरक्षा के लिए 3 लेयर बनाई गई है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, क्रेडिट कार्ड, स्केल आदि ले जाने पर रोक है। तो कुछ है ही नहीं है, व्यवस्था है क्या? रोड पे पड़े शासन प्रशासन ने कोई सहयोग किया? नहीं, कोई देख रेख नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी क्या लगता है पेपर पारदर्शिता के साथ होगा? पेपर जैसा भी होगा वो हम करेंगे, अच्छा होगा या गलत होगा। नहीं, ऐसे पेपर लीक हो जाते हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? उसकी कोई गारंटी नहीं है, लीक हो भी सकता है। अभी 10-17 बार लीक हो चुका है, इस बार भी हो सकता है कि हो जाए लीक। नाम है बेटा? अंकिता कुशवाहा। कहाँ से आए आप? हम लखनऊ से आए हैं सर। कोई अव्यवस्थाएं हुई आने जाने में या आने जाने बिल्कुल है सर। यहाँ पे रुकने में? रुकने की तो खैर नहीं दिख रही है सर, लेकिन आने जाने में काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मैं इसी बस से ट्रेवल किया, मैं एडमिट कार्ड वगैरह लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट था मेरा। इस बार क्या लगता है आपको पेपर कैसा होगा आप लोगों का? तो पेपर थोड़ा टफ आई थिंक आना चाहिए पिछली बार से, क्योंकि री एग्जाम हो रहे हैं और लीक करे तो उनको एज अ कह सकते हैं आप कि सज़ा है, पनिशमेंट टाइप है। क्या इस बार पेपर लीक होने की संभावना लग रही है आपको कि नहीं? जिस तरह से दिख रही है सर, लग तो नहीं रहा है कि लीक होना चाहिए, जिस तरह से पुलिस वगैरह। देखिए, सभी जगह जो है परिस्थितियाँ ठीक हैं। हमारी फोर्स लगी हुई है और चेकिंग जो है फ्रिस्किंग बाहर की जा रही है, और आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक टीम भी अपना काम अच्छे से कर रही है। कहीं कोई अभी समस्या नहीं नजर आई है, सब बढ़िया है। आपको लग रहा है कि सारे अभ्यर्थी टर्न अप हुए हैं या कुछ कम होंगे? वो तो गिनती के बाद आएगा, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको? नहीं, बच्चे परीक्षार्थी आए हुए हैं और उनको कोई समस्या ना हो, इसके लिए हमारी जो टीमें हैं, पुलिस की टीम है और बाकी जो भी एग्ज़ाम ड्यूटी जिनकी लगी हुई है, वो सभी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है। देखिए, कानपुर देहात में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हुई। जिले के 6 केंद्रों पर 2304 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पुलिस परीक्षा 2 पालियों में होगी। सीसीटीवी से लैस कंट्रोल से पैनी नज़र रखी जा रही है। परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सड़कों पर उतरा है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड भी मुस्तैद है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को जिले में पुलिस परीक्षाएं होंगी, जिसमें 23,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। अच्छा, आज परीक्षा देने आए हो यहाँ पे, कहाँ पर आए हो, किसकी परीक्षा देने आए हो? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने आया हूँ कानपुर के लिए। देखते हैं अभी क्या होता है। अच्छा, परीक्षा में इस बार क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखो, व्यवस्था तो आगे पता चलता है, आगे क्या होती है कॉलेज के अंदर जाके। अभी तो बाहर सब ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, हेल्पलाइन नंबरों की व्यवस्थाएं की हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, बसों के लिए भी व्यवस्थाएं की हैं। आप लोग किस तरीके से आए? वो ठीक ही है और अच्छी तरीके से हम यहाँ पे आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। कोई भी अभी दिक्कत नहीं हुई हमें। अच्छा, क्या लगता है हर बार पेपर लीक हो जाता है, नकल को लेके क्या व्यवस्थाएं होंगी? अब तो मेरे को लगता है शायद मुश्किल ही पेपर लीक होगा। वहीं बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसात्मक घटनाओं को लेकर कानपुर देहात में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने सख्त रुख अपनाते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक स्थल और धर्म ग्रंथों की प्रतियां फाड़कर अपमानित कर जिस तरह से कुठाराघात किया जा रहा है, उससे कानपुर देहात के हिंदूवादी संगठन और क्षुब्ध हैं और उन्होंने देश की सरकार से यह अपील की है कि देश की सरकार पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर शिकंजा कसे और वहां पर रह रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने का काम करे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हिंदुओं को ही नहीं बल्कि सनातन धर्म पर आघात है, जिसके चलते कानपुर देहात, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्म के आचार्यों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकाला। और लक्ष्य आशय ये था कि हमारे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू जो सनातनी भाई लोग हैं, उनके साथ क्रूरतापूर्वक, बड़े निर्दयतापूर्वक उनके साथ अत्याचार हो रहा है। जर्जर बर्बर, उनको पशु से भी बेहतरीन व्यवहार, उनसे पशु से भी गए गुजरा व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ, और उनके घर जलाए जा रहे हैं। उनके बहन बेटियों के साथ एक के साथ 10-10, 20-20 जिहादी लोग
उनके अल्लाह अकबर के नारे देकर उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और उनके घर तोड़े फोड़े जा रहे हैं, बच्चों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, टांग दिया जा रहा है और उनके अस्तित्व और अस्मिता दोनों ही को खतरे में डाला जा रहा है और उनको जद्दोजहद यानी कि एड़ी चोटी की दम लगा के वो लोग हमारे बांग्लादेश में रहने वाले सनातनी बंधुओं को मिटाने के, उनका अस्मिता और उनका अस्तित्व को मिटाने के लिए जो उन्होंने दृढ़ तौर पे वहाँ जर्जर कार्य किया है, उस कुकृत्य को कड़े तौर पे भर्त्सना निंदा करते हुए हमारे स्वदेशी राष्ट्र मतलब इस देश के श्री सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत सरकार के संयुक्त गृह मंत्री जी एवं हमारे देश के बुद्धिजीवी तथा विश्व स्तर में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जो जेनेवा कन्वेंशन की बात करता है, ICRC समेत के अन्य आदि इत्यादि जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवियों तक हमारी विज्ञप्ति पहुंचे ताकि देश में हिंदुओं पर, हिंदू परिवारों पर, हिंदू मोहल्लों पर, मंदिरों पर, देव स्थानों पर, हमारी माँ बहनों पर, बेटियों पर जो अत्याचार अनाचार हुआ है भीषणतम तरीके से, उसका प्रतिकार करने के लिए और हिंदू समाज के आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज ये इस जनपद का हिंदू समाज एकत्र होकर के जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी भावनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाने के लिए एक ज्ञापन उनको दिया गया है। वहीं रायबरेली में रेल कोच कारखाना के आवासीय परिसर में लगातार हो रही चोरियों और पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने से नाराज लोगों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेल कोच कारखाने का है, जहां बीते 18 अगस्त को एक साथ 15 घरों में बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लगभग 50 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस अभी इस घटना की जांच कर ही रही थी कि बेखौफ चोरों ने 21 अगस्त को एक बार फिर 10 घरों को निशाना बनाते हुए अब होल्ड करवा दिया, आप कह रही हो। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में एज ए टेक्नीशियन जॉब करता हूं और हमारे कारखाने में 18 तारीख की रात को बहुत बड़ा एक चोरी हुआ है, जिसमें समथिंग 15 क्वार्टर के आसपास चोरी हुआ है और उसमें कर्मचारियों का लगभग कैश, ज्वेलरी लगभग मिला के समथिंग 50 लाख के आसपास चोरी हुआ है। 19 तारीख को हम लोग वापस आ गए अपने पैतृक गाँव से, तो वापस आने के बाद हम लोगों ने देखा कि सब गायब है। जस्ट 2 दिन बाद ही फिर दोबारा डकैती हुई है, उसमें कम से कम 8 से 10 क्वार्टरों में दोबारा हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमारी पर्सनल FIR भी अभी तक दर्ज नहीं हुई है कि हम लोगों के घरों में जो चोरियां हुई हैं, 15 घरों में लगभग चोरियां हुई हैं, ये 19 तारीख की डेट में हुई हैं और जो है कि 10 घरों में और चोरियां हुई हैं और ये 22 तारीख की डेट में हुई हैं। क्या लग रहा है, एक हफ्ते में 2-2 चोरियां हो जा रही हैं, बड़ी चोरियां हो रही हैं, किसकी संलिप्तता है? अब ये तो बता नहीं सकते किसकी संलिप्तता है। अगर संलिप्तता होती तो अब तक पकड़े जाते। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हम लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो चोरी हुई हम लोगों के घर में, वो हम लोगों के जो है कि सामान जेवर जो भी रहा है उसको जो है कि वापस करवाया जाए और चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कितने का सामान गायब हुआ है सब मिला के? लगभग सबका मिला के तो कोई अभी 10 घरों का जो है कि आंकड़ा तो नहीं आ पाया है लगभग, लेकिन यहाँ पे लगभग 50 लाख के करीब की चोरियाँ हुई है, गहने और नकदी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।